बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 के मेंस एग्ज़ाम डेट आ गए। जो मेंस एग्ज़ाम डेट है आपको 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम लिए जाएंगे। हिंदुस्तान लाइव के वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को दरोगा बहाली के मुख्य परीक्षा आयोजन किए जाएंगे। टोटल 13 जिलों में सेंटर बनाया गया है। अब अपने पास जो समय है सिर्फ 35 दिन प्लस समय है। इन 35 दिनों में आप किस टॉपिक के ऊपर आपकी रणनीति इन 35 दिनों के लिए क्या होनी चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस के नज़रिए में कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके ऊपर भी हम लोग कुछ ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, उन्हें भी लाभ उठा पाए मेंस एग्जाम के रणनीति को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है। यदि आप मेंस रिजल्ट में रिजल्ट से मतलब नहीं है, यानी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से मतलब है, तब आपको चेंज ज़रूर करना होगा। क्योंकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए सबसे आपका स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत विषय कौन सा है। उस विषय के ऊपर आपको बहुत कम मेहनत करनी है और जो उस विषय सबसे वीक है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। ये वीडियो में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से आप खुद अपनी रणनीति तय करें। सिर्फ यहाँ से ओवरव्यू लें, बाकी आपकी रणनीति खुद की होनी चाहिए जो ज़्यादा कारगर हो गए। यदि मेरे रणनीति के ऊपर कॉपी पेस्ट करके चलेंगे तो ज़्यादा कारगर नहीं होंगे। सिर्फ आप यहाँ से ओवरव्यू लें, इससे ज़्यादा ना लें। सोर्सेस बुक्स के ऊपर भी बात करेंगे और सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा ये मैथ्स और रीजनिंग का जो टॉपिक है। यदि यहाँ से प्रश्न की संख्या बहुत अच्छे नंबर में आ जाते हैं, यानी 25 से 30 के बीच में रहते हैं या इससे ज़्यादा आते हैं, जो रिजल्ट तय करेगा मेंस एग्जाम के लिए या फाइनल सिलेक्शन के लिए, ये जो तय करने जा रहा मैथ और रीजनिंग। और यहाँ पर अक्सर मैक्सिमम लोग मैथ रीजनिंग से, कुछ लोग जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं आते वे हमेशा भागते रहते हैं। यहाँ पर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं और सॉलिड स्कोर कर सकते हैं, आप कन्फर्म स्कोर कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट जो है रणनीति में आप शामिल जरूर करें, एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करें। जहाँ मैंने जैसे कहा, जिस सेक्शन में आप वीक हैं, जिस सेक्शन में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिस विषय में, उस विषय को बार बार जितनी बार हो सके रिवीजन करें। और जिसमें मजबूत है उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो सेक्शन बहुत इतना मजबूत है कि ऑप्शन आएंगे वहाँ से कवर हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है यहाँ मेंस एग्ज़ाम में। कुछ फॉलो करें या ना करें, सबसे पहले ये ज़रूर फॉलो करें, आप अपना एक टॉपिक लिस्ट बना लें। जहाँ पर आप वीक है उनके ऊपर एक अलग टॉपिक बना लें जहाँ पर आप बार बार रिवीजन कर सकें, जिससे आपका बेहतर स्कोर करने में बहुत मददगार होंगे। आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप जानते ही है, वहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करते, एक दो बार रिवीजन करते बहुत काफ़ी है। और मैथ रीजनिंग के आप फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। यही सेक्शन जो है, ये सेगमेंट जो है, आपका रिजल्ट तय करेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए या मेंस एग्ज़ाम के लिए रिजल्ट। सबसे पहले बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में इतिहास सब्जेक्ट से लेते हैं, जिसमें प्राचीन की बात करें। प्राचीन इतिहास से ज़्यादातर प्रश्न नहीं आते हैं और यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है। लुसेंट सेक्शन, कुछ सेक्शन को आप फॉलो कर लेते हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ से एक या एक दो प्रश्न रहते हैं। और प्राचीन समय में जो चीनी यात्री आए या जितने भी उस समय में यात्री आए जिन्होंने पुस्तकें लिखी उनके बारे में, ठीक है, सिर्फ और सिंधु सभ्यता के ऊपर इतना आपको यहाँ पर कवर कर लेना। और मौर्य साम्राज्य से आजकल नहीं प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ना गुप्त साम्राज्य से पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी इग्नोर कर सकते हैं। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो इतना रिवीजन इसके ऊपर नहीं देना है, इतना समय नहीं देना है। मेन जो आपको समय देना है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु सभ्यता, और लास्ट में आपको आ जाना है दक्षिण भारत के साम्राज्य में जो भी कुछ साम्राज्य हैं उनके ऊपर अक्सर आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दक्षिण भारत में जो साम्राज्य रहे प्राचीन काल समय में, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर ले और वहाँ से कुछ प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो जिससे आपको एक बार रिवीजन ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको मदद कर सकता है। एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न कम होंगे बनाने में, सॉल्व करने में।
अब बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास में। मध्यकालीन भारत इतिहास में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि फोकस कर सकते हैं, पुस्तकें के ऊपर फोकस कर लें और कुछ चीज़ें के ऊपर, जैसे प्रशासन में जितने भी दिल्ली सल्तनत के हों या खिलजी वंश के हों या तुगलक वंश हो, या उसके बाद की बात करें बाबर मुगल साम्राज्य हो, इनके के आसपास के जितने भी हैं प्रशासन में जिन्होंने अच्छे काम किए, उनके क्या योगदान रहा प्रशासन में, तो इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। अब यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं रहते, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 के आसपास, 3 के आसपास रहते हैं। एंशियंट हिस्ट्री से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं रहते। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका पूरा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस पर पढ़ रखा। सिर्फ रिवीजन करने के लिए 1-2 चैप्टर सेलेक्टिव टॉपिक को सेलेक्ट करें और बस उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारत में भी आपको यही करना है, सारे टॉपिक को कवर नहीं करना है, सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक को ही कवर करना है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कवर नहीं करना है। मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यहाँ पर भी यदि बात करें तो ज़्यादातर जितने भी हुए प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो सिख धर्म के सारे गुरु के ऊपर कुछ न कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं। इससे ज़्यादा मध्यकालीन भारत में भी प्रश्न अक्सर नहीं पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। यहाँ पर जितना हो सके लुसेंट को या किसी बुक को कवर नहीं करनी है। आपने जितना पढ़ना था इससे पहले, जो भी आपने बुक पढ़ा आधुनिक भारत इतिहास के लिए, उस बुक को आप इग्नोर करें। सिर्फ लुसेंट की मदद से सिर्फ रिवीजन करें और साथ में प्रैक्टिस सेट को भी जितना ज़्यादा हो सके, आपके पास 30-35 दिन है, 35 दिन में कोशिश करें कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट लगा लें। कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में एक अलग कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा, जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो ये रहा आपका 3 सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से अच्छे नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ से 15-16 के समथिंग प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है। अब बात कर लेते हैं भूगोल के ऊपर, जो सिर्फ भूगोल के ऊपर भारतीय भूगोल के ऊपर फोकस करनी है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करनी है। ज़्यादा कोशिश यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल 3 से 4 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, ये टॉपिक है पर्टिकुलर किसी नाम के, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के नाम हो या जीव अभ्यारण्य के नाम हो या बायोस्फीयर के नाम हो या नेशनल पार्क के ऊपर पूछ दिए जाए। जो नाम हमें याद नहीं रहते, बहुत छोटे छोटे नाम होते हैं और कई दफ़ा इन्हीं सेक्शन से पूछे जाते हैं और प्रचलन में बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम चीज़ें जैसे जिम कार्बोनेट पार्क, ये तो सब कुछ जानता है, पर कुछ यहाँ पर पार्क, नेशनल पार्क ऐसे जिनके बारे में हम नहीं जानते, बहुत बार पढ़ते हैं तब जाके याद होते हैं। तो इस तरह के नाम को आपको ऊपर फोकस करने है और यहाँ पर ये भी कोशिश करना जो करंट में न्यूज़ में रहा है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। वहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड जो नाम आते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। औद्योगिक क्षेत्र ऊपर खान, जहाँ पर किसी भी तत्व, लोहे की खदान है या तांबे की, इनके ऊपर जहाँ पर भी है इनके ऊपर नाम के ऊपर फोकस करें। पेट्रोलियम के शोधनशाला जहाँ जहाँ भी है उनके नाम आप एक बार याद कर लें। यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं। अब आते हैं भारत के भौगोलिक जो विस्तार है, जो भौगोलिक बनावट है, कहीं पर पहाड़ है तो स्पेशली आपको जहाँ पर फोकस करनी है, प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी पर्वतें हैं, जितने भी पहाड़ हैं, जिनसे कुछ नदियाँ निकलती हैं, जिनके ऊंची चोटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके क्रम और किन किन राज्य में फैला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर प्रश्न 2 के आसपास पूछ दिए जाते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है, स्पेशली प्रायद्वीपीय भारत के। इसके बाद आप हिमालय के एरिया के वाले भी जितने भी पर्वत हैं और जिनके ऊंची चोटी के ऊपर भी आप ध्यान दे देना है, पर ज़्यादातर फोकस करनी है आपको प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर। वहाँ पर ही कन्फ्यूजन क्रिएट होते प्रश्न, और ज़्यादातर प्रश्न मैक्सिमम लोग फोकस कर लेते हैं हिमालय के ऊपर, पर हिमालय से प्रश्न आजकल कम पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के
पर्वतों के ऊपर ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने हैं। और किन किन स्टेट में फैला हुआ है, इनके उत्तर में कौन सा पड़ता है, दक्षिण में क्या पड़ते हैं, तो ये भी आपको फोकस ध्यान देना है। थोड़ा सा ज़्यादा आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपको। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 के आसपास भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ज़्यादातर प्रश्न यदि देखें तो कॉन्सेप्चुअल है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भारत के भूगोल को लेकर, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि आपका यदि यहाँ पर क्लियर है, उसके बाद आपको थोड़ा सा कृषि की नॉलेज होनी चाहिए, किस फसल के लिए कितने पानी चाहिए। यदि इतना नॉलेज है तो बाकी चीज़ें आप जो अब बनावट देखा है आपने, वर्षा का जो बंटवारे हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, ये भी आपको पता कहाँ पर ज़्यादा अत्यधिक वर्षा होते हैं, तो ज़्यादा आपको पता है, तो आसानी से आप यहाँ पर गेस करके मैक्सिमम प्रश्न को कृषि से अटैम्प्ट कर सकते हैं। पर एग्रीकल्चर से अच्छे खासे आजकल भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर एक अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के भूगोल में, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करनी है। यदि आपका पहले से कवर है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मैंने पहले ही बताया, जो आपका वीकर सेक्शन, जो सबसे कमज़ोर सेक्शन है, सेगमेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है, टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। जो मजबूत है उसको छोड़ सकते हैं। ये जो 3-4 टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही से इन सेक्शन से ही आपको लगभग 7 से 10 के आसपास प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। बाकी जो सेक्शन है ज्योग्राफी के, तो पूछे जाते हैं प्रश्न उतने नंबर में, किसी टॉपिक से 1 प्रश्न आए, किसी टॉपिक से 2 प्रश्न आए, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करते। पर ये जो 3 टॉपिक हैं या 4 टॉपिक हो गए, वर्षा भी आपको देखना है, प्रायद्वीपीय भारत को अच्छे से पर्वत को कवर करने हैं, मिट्टी के ऊपर, कृषि के ऊपर 4-5 टॉपिक जो है, ये यहाँ से अधिकांशतः प्रश्न नंबर में ज़्यादा नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको फोकस करनी है। और जो स्थल के नाम बताया, जगह का नाम आपको याद करना, चाहे तेल शोधन कारखाना हो, चाहे नेशनल पार्क हो या बायोस्फीयर हो, जितने भी, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। अब बात कर लेते हैं संविधान से। संविधान के लिए आपको कुछ नहीं करना। संविधान के लिए सिर्फ लुसेंट के आर्टिकल और संशोधन के ऊपर फर्स्ट ही आपको काम करना है। आर्टिकल और संशोधन के अनुच्छेद और संशोधन के ऊपर बहुत ज़्यादा बार, कम से कम एग्ज़ाम आते आते कम से कम 2 बार रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि पहले कितना भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं, तो 1 बार से 2 बार कम से कम रिवीजन साथ में कर लें। और राष्ट्रपति, पंचायती राज, नगर पालिका और मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और अक्सर अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिकों पर ज़्यादा कवर करने। बाकी जो टॉपिक्स हैं, चाहे संवैधानिक विकास के ऊपर हो जाए, तो इनके ऊपर टॉपिक के ऊपर ज़्यादा तो आपको नहीं कवर फोकस करनी है। सिर्फ 1 बार रिवीजन कर लेना है। इससे पहले आपने पढ़ रखा है, बस 1 बार रिवीजन कर ले तो ये बहुत मददगार आपको होंगे। विज्ञान के ऊपर यानी साइंस के ऊपर बात करें, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ रिवीजन करने के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि आप लुसेंट से रिवीजन कर दो तो बहुत अच्छा। लुसेंट से मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर जो है साइंस के रेलवेज के स्पीडी जो आते हैं, स्पीडी बुक को आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन करने में बहुत बेहतरीन है। यदि पहले से पढ़ नहीं रखा है, लुसेंट को ही कम से कम 2 बार 3 बार पहले से ही पढ़ रखा है, तो स्पीडी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा रिवीजन करने में। तो मेरे हिसाब से एसपीडी को यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहिए। एसपीडी बहुत बेहतरीन बुक है, जो यहाँ पर बिहार सब इंस्पेक्टर के अधिकांशतः साइंस से रिलेटेड प्रश्न को डील करने में आपको मदद मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको साइंस के लिए एसपीडी के अलावा कुछ ना फोकस करें। जितना बार हो सके उतना से ज़्यादा नंबर में रिवीजन करें। कोशिश करें 2 बार एग्ज़ाम आते आते रिवीजन कंप्लीट हो जाए। थोड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, पर मुश्किल काम है कि 2 बार रिवीजन करना। एग्ज़ाम के आते आते 1 बार रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर यदि आप 2 बार कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी आपने चुनौती को डील किया। तो बहुत ज़रूरी है कम से कम कोशिश करें 2 बार इसे डील करें, क्योंकि आपको दिन भर में एक प्रैक्टिस सेट भी करना है। तो यहाँ पर भी 2 घंटा समय आपको देना है। उससे प्रैक्टिस सेट को 1 घंटा सॉल्व करने में, 1 घंटा उसे देखने में, तो 2 घंटा आपको समय यहाँ भी जाएंगे यहाँ पर। तो आपको समय को इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि कम से कम हर टॉपिक जहाँ पर वीक है आपका
सेक्शन। जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनको यहाँ पर 2 बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार भी रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत हद तक वो सारे प्रश्न को कवर कर सकते हैं। पर जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको बहुत दिक्कत होती है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 2 बार रिवीजन करना चाहिए इस सेक्शन से। और क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हमको साइंस में ही होते हैं, एक जैसा सिमिलर नाम मिलेंगे तो जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है ऑप्शन को टिक लगाने में, और अधिकांशतः प्रश्न इसी चक्कर में गलत कर आते हैं। तो साइंस को थोड़ा सा विशेषकर फोकस कीजिएगा, और स्पेशली बात करें तो स्पीडी को प्रेफरेंस देना बहुत बेहतरीन रहेंगे। इन्वायरमेंट, ये भी अभी के मेंस एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली मेंस में भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी, तो मेंस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ से 6 से 7 के आसपास, 5 कभी कभी 5 कभी 6 7 के समथिंग, और 3-4 भी वेरी किए हैं इससे पहले से 2017 के एग्ज़ाम में 4 के समथिंग पूछे गए थे। इन्फोर्समेंट में शायद नहीं, इन्फोर्समेंट नहीं, एक्साइज में शायद 5-6 के आसपास पूछेंगे। तो 5 से लेकर 7 के बीच में वेरी करते हैं यहाँ से प्रश्न, और बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है ये सेगमेंट। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के लिए आपके पास कोई भी बुक हो ये कवर कर लें यार। यदि अभी तक आपने इन्वायरमेंट को नहीं पढ़ा तो कम से कम यूट्यूब की मदद से, या जो भी आपके पास मिलता है, ऑनलाइन सोर्सेज मिलते हैं या बुक्स मिल जाते हैं, उन सोर्सेज से कम एक बार यदि इन्वायरमेंट के एक बार भी पढ़ लेते तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपके आसपास सब कुछ जुड़ा हुआ है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती याद करने में। कुछ नाम होंगे, नए नाम होंगे, उनको रट्टा मारना पड़ेगा आपको, या रट्टा मार लें या एक ही चीज़ को बार बार पढ़ लें। आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो करना चाहते हैं वो कर लें। जैसे मैंने कहा था, मैथ और रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है। यदि यहाँ से प्रश्न के नंबर बढ़ जाते हैं, यदि अक्सर तो नहीं देखा गया पर मान कर चलते हैं 30 प्रश्न के आसपास पूछेंगे, यदि 30 प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं तब जाकर आपको जनरल स्टडीज से आप काम चला लेंगे, आप अपना मेरिट लिस्ट तक स्कोर पहुंच जाएंगे। यदि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रश्न की संख्या बढ़ जाती है, थोड़ा सा मुश्किल में पड़ सकते हैं यदि आप मैथ के ऊपर मेहनत नहीं किया है तो यहाँ पर जिन्होंने अभी तक मैथ के ऊपर मेहनत नहीं किया, आपने सिर्फ जनरल स्टडीज़ के ऊपर ही फोकस किया है, तो बाकी सेक्शन को छोड़ दें जिस पर ज़्यादा वीक है। मैंने पहले ही कहा, जिस टॉपिक पर ज़्यादा वीक है सिर्फ उसी को रिवीजन करें, और मैथ और रीजनिंग के ही ऊपर ज़्यादा फोकस करें। बाकी जो मैंने टॉपिक बताया उन्हें इग्नोर करें पूरी तरह से। जहाँ पर आप वीक हैं, जिस टॉपिक में वीक है, उसका एक नोट बनाएं, एक पेज में लिख लें, उन्हीं टॉपिक ऊपर ज़्यादा रिवीजन करें, और मैथ और रीजनिंग के उससे ज़्यादा समय दें। अब बात आती है हिंदी ग्रामर के। इकोनॉमिक्स से प्रश्न ज़्यादातर नहीं रहते, 4 के आसपास समथिंग या 5 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। तो आप लुसेंट के सिर्फ जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जहाँ तक हैं, जितने पेज तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो उतने पेज तक आपको कवर करनी है। बाकी जो फैक्चुअल है, वहाँ पर जितने भी प्रश्न फैक्चुअल हैं उनको छोड़ सकते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसी जगह से आपको 4 के आसपास 5 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। फैक्चुअल प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जाते, और ऑफिशियली तौर पर भी सिलेबस में इकोनॉमिक्स मेंशन नहीं है, पर पूछ दिए जाते हैं 4-5 प्रश्न के आसपास। और जो आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होता है तो ज़्यादा आपको यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ों के ऊपर कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लें, ज़्यादा यहाँ से कवर हो जाएंगे काम। हिंदी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको 30% स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। 30% आप स्कोर कर लेते हैं यहाँ तो बहुत आसानी से आपका यहाँ पर काम बन जाता है। तो 30% स्कोर करने के लिए ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ हिंदी ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को भी आप अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं। यदि आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो 1 बार रिवीजन कर ले तो बहुत काफ़ी है, सफिशिएंट है। यदि आप हिंदी बैकग्राउंड से नहीं आते तो इंग्लिश, आपने हिंदी ग्रामर इससे पहले ज़्यादा बार नहीं पढ़ा है, यदि 1-2 बार भी नहीं पढ़ा तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो यहाँ पर कोशिश करें 2-3 बार रिवीजन कर ले, अभी तक नहीं किया है तो। हिंदी ग्रामर के लिए इम्पॉर्टेंट यदि बात करें, लोकोक्तियाँ, कहावतें, समास, संधि विच्छेद, विपर्थक शब्द, एक शब्द का अनेक शब्द, ये जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको एक बार पढ़ सकते हैं और इन सेक्शन को अच्छे कर सकते हैं। तो ये हिंदी के लिए ज़्यादा मेहनत जो करनी है
जिनका आपने अभी तक नहीं किया आपने हिंदी पर मेहनत, तो थोड़ा सा आपके पास समय है तो हिंदी के ऊपर मेहनत कर लें। अब आते हैं मिसलेनियस से, तो यहाँ से नंबर ऑफ प्रश्न लगातार देख रहे हैं घटते जा रहे हैं, पर 6-7 के आसपास, 5, 6, 7, 8 के आसपास वेरी कर रहे हैं। अब मिसलेनियस में यहाँ पर देखा भी जा रहा है कि ज़्यादातर प्रश्न ज़्यादा पुराना नहीं पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न आपको 5 साल 6 साल पहले के प्रश्न मिसलेनियस में पूछ दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मिसलेनियस के ऊपर कुछ पुस्तकें 2-4 साल 5 साल पहले पुराने के पूछ दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लुसेंट के आखिरी सेक्शन के कुछ टॉपिक के ऊपर स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल बॉडीज़ जितने भी हैं, यूएन या यूनेस्को हो गए या आईएमएफ हो गई, इनके जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है इनके ऊपर फोकस करनी है, स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करनी है, और कुछ सबसे ऊंचा सबसे बड़ा शहर लोग नहीं सॉरी किसी शहर का उपनाम, इन चीज़ों के ऊपर तो एक बार रिवीजन कर लें, और प्रथम बार कौन व्यक्ति या महिला के ऊपर पुरुष के ऊपर दोनों के ऊपर फोकस कर लें। बाकी जो है विविध में उनको छोड़ सकते हैं। अलुसेंट बहुत काफ़ी है, सफिशिएंट है। मुद्रा के ऊपर भी आप फोकस कर लें, कैपिटल के ऊपर भी फोकस कर लें, विविध सेक्शन में मिल जाएंगे। तो विविध सेक्शन को यहाँ पर भी आपको कवर करने की ज़रूरत। तो यहाँ पर कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर आज हम लोगों ने बात किया बिहार सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा को लेकर। यदि आप ये फॉलो करते हैं, आप अपने हिसाब से आपको रणनीति तय करनी है। मेरी रणनीति को पूरी तरह से कॉपी नहीं करना है। आप अपने हिसाब से टॉपिक पर लिखें, एक नोट कॉपी पर बनाएं, उसके बाद आगे के पढ़ाई को अपना जारी रखें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।